यस, रिकॉर्डिंग का मैसेज आ रहा है तो आप उसको ओके कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि हम लोग केवल जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग इसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है केवल वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको पता चल रहा होगा कि इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं, वो ये सब मैक्सिमम तौर पर आपको ये सारा पता है। हम एक बार इसकी प्लानिंग देख लेते हैं और आरपीएससी का क्या मूड रहता है वो देख लेते हैं। यस, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो सीनियर सेकेंडरी की जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 55 मार्क्स होंगे आपके 110। इसी तरह से 110 किसके, ग्रेजुएशन लेवल के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आप किसके, पीजी लेवल के। ये एक ऊपरी तौर पर प्लानिंग है जो आपको पता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल, पीजी लेवल वाला इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। यूज और सीनियर सेकेंडरी वाला इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें रादर क्वेश्चन इजी होते हैं, क्लास 11 12 के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, मैक्सिमम लोग उनको हिट कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट इज द पोर्शन ऑफ पीजी यूजी लेवल। यूजी लेवल, ग्रेजुएट लेवल का जो पोर्शन है उसको आपको टारगेट करना है, और ग्रेजुएट लेवल का जो पोर्शन है वो हम लोग उसको बहुत अच्छे से डिटेल में जाके कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, केवल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस होगा जिसमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन का मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। 110 आपका सीनियर सेकेंडरी +2 लेवल का, 110 आपका यूजी लेवल का, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके पीजी लेवल के। ये सारा हम कवर करेंगे। कवर हम किस तरह से करेंगे वो भी देख लो जरा। कवर हम किस तरह से करेंगे, इस पे सिलेबस पे एक लुक ले लेते हैं, है ना। सिलेबस पे एक लुक ले लेते हैं। जो आप देखोगे तो जो सीनियर सेकेंडरी, ये जो चलो यहीं से ले लेते हैं, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की एक यूनिट है। अब इसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का थोड़ा सा पार्ट आपको सीनियर सेकेंडरी में भी मिलेगा, ठीक है ना। और ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पर है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड आपको +2 जो लेवल का जो पोर्शन है उसमें भी आपको मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स भी वहां आपको मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी वहां आपको मिलेगी, थर्मोडायनेमिक्स भी वहां आपको मिलेगी, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पोर्शन है ये भी आपको वहां मिलेगा, ठीक है। इस तरह से तो आपने देखा क्या है। अब इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक्स का एक टॉपिक है ये भी वहां कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक है ये भी कवर हो जाएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ओवरऑल यूनिट तो आपकी 30 है। देखो मेरी बात को समझो, है ना, मेरी बात को समझो। ओवरऑल यूनिट तो आपको आपकी 30 है, लेकिन इनको आप कंबाइन करके देखोगे ना कि केमिकल काइनेटिक्स, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब क्या है, कंबाइन हो रही है। और आप ओवरऑल इनको मिक्स कर दोगे तो आपके 20 से ज्यादा यूनिट नहीं आएगी, नॉट मोर देन 20, ठीक है। 20 से ज्यादा यूनिट नहीं आएगी। अब मैं मेरी तरफ से एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं इस ये जो स्कूल लेक्चर का क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन तो नहीं कोचिंग है ये, मैं 2013 वाले रिक्रूटमेंट से दे रहा हूं, और इस पर मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है जो आपका ये क्या बोलते हैं स्कूल लेक्चरर का एग्जाम, ठीक है। तो स्कूल लेक्चर का एग्जाम देखो कब कब हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट 2011, ठीक है। उसके बाद में कब हुआ है, सत्य प्रकाश बताना जरा। सत्य प्रकाश, 13 में हुआ है, 13 में हुआ है, उसके बाद 15 में हुआ है, और उसके बाद 18 वाला हुआ है। जो 18 वाला हुआ था उसका एग्जाम 2020 में लगा था, राइट, ठीक है। यस। अब ये 4 एग्जाम हुए हैं। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो अब आप नोट कर सकते हैं, या आपको वो पता चल गई होगी यदि आपने ये एग्जाम दिए हैं। तो मुझे खाली पेज चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां मुझे मिल गया है। यस, अब आप देखिए जरा 2011 का क्वेश्चन पेपर वो हमारे साथ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप उसका लेवल देखेंगे, और आप जो लेवल देखेंगे 2018 वाली स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर है, इन दोनों का लेवल आप चेक करेंगे, यू विल फाइंड दैट द लेवल इज एंटायरली डिफरेंट। ये पूरी तरह से अलग है,
ये दोनों क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो पूरी तरह से अलग है। 2011 में जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सिलेक्शन केवल 11th और 12th की बुक यदि आपने कवर कर ली है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये उस पेपर की स्टोरी है। लेकिन 2018 के पेपर ने पूरा सिनेरियो बदल कर रख दिया, इवन थोड़ा बहुत 2015 वाले ने भी। 2015 जिसका एग्जाम 2016 में लगा था, ठीक है, तो उसने और 2018 वाले क्वेश्चन पेपर ने सिनेरियो पूरा बदल दिया है। सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम यूजी लेवल, सिग्निफिकेंट पोर्शन फ्रॉम यूजी लेवल, यूजी लेवल से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन ही डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे ये जो ताला है इसकी चाबी कहां है, इसकी चाबी है, केमिस्ट्री की चाबी है यूजी लेवल के पोर्शन में, ठीक है। लेकिन यूजी लेवल का पोर्शन की चाबी एक जगह है, वो है +2 के सिलेबस में, 11th-12th की बुक्स में। यदि आप थर्मोडायनेमिक्स आपको 11th की नहीं आती तो आप यूजी लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो आप नहीं सीख पाएंगे, ये गारंटी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि आपने +2 वाली आपको आती नहीं है तो यूजी लेवल की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें दी हुई है वो आप नहीं सीख पाएंगे, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, ये जो यूजी लेवल के ताले की चाबी है ये आती है आपके +1 और +2 11th-12th का जो सिलेबस हमें दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, वहां से, ठीक है। तो आपको प्लानिंग अब समझ में आ गई होगी। ये जो 120 क्वेश्चन है इसमें से आपको हिट मैक्सिमम कंसंट्रेशन करना है 110 पे। ये 110 क्वेश्चन यदि आपने कवर कर लिए तो आपका सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट श्योर है, ऑलमोस्ट श्योर है, ठीक है। और इसमें एक चीज और यहां से 2011 से देखो, पहला एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2011 वाली भर्ती का 2012 में, ठीक है। लास्ट एग्जाम हुआ था 2018 वाली का 2020 में। ये जो ऑलमोस्ट 8 साल का गैप है, 8 साल का गैप है, इसमें आरपीएससी कहां से कहां आ गई आपको पता है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो मेन जो कहानी है वो आ गई आपके कॉन्सेप्ट की, कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। यदि आपका फैक्चुअल स्टडी किया हुआ, आपने रटा हुआ है, तो आप नहीं क्रैक कर पाएंगे, ये सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, है ना। और इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल स्टडी और वाइड स्टडी करने की जरूरत है स्कूल लेक्चरर के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स काफी बढ़ गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। और इस बारे में बात हम लोग देखो एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं, इस बारे में हम लोग बात बहुत बार करते रहेंगे, बीच बीच में हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, उनके थ्रू हम लोग ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, इस बीच यदि प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी को भी कुछ शेयर करना है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके यहाँ शेयर कर सकता है, उसकी इन क्लासेज से क्या उम्मीदें हैं वो भी ये शेयर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज कोई भी। कोई भी ऐसा है क्या जिसको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी शेयर करना है कि सर हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए या इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए या ये हम काम किस तरह से करेंगे, उसके बारे में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं। सर सीट्स अवेलेबल कराओगे क्या? सीट्स कौन सी? प्रॉब्लम की सीट अवेलेबल कराएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक छोटा सा डाउट है, मैं आपको बता दूं, वो जो सीट्स है वो इंग्लिश मीडियम में होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स सर कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम शीट ही नहीं, मैं आपको दो चीजें दूंगा। एक तो आपको शीट दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा दूसरा मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूंगा उस पर्टिकुलर यूनिट के। ये मेरी तरफ से दोनों प्रॉमिस हैं। और बताओ, और किसी को प्रीवियस वाले रिपीट नहीं हो रहे सर? हाँ बात तो सही है, इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपकी जो स्टडी है वो कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रीवियस वाले पता है हमें क्या बताते हैं? प्रीवियस वाले हमें बताते हैं कि हमारी एग्जाम की नेचर क्या है, हमारी एग्जाम की नेचर क्या है, प्रीवियस वाले हमें ये बताते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से हमें ये समझ में आता है कि हमारी एग्जाम की क्या नेचर है, हमारा जो पेपर सेटर है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसकी सोच क्या है, वो कहाँ चल रहा है और हमें कहाँ चलने की जरूरत है।
ठीक है, ये दोनों बातें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से झलकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी हमें पता चलता है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के पोर्शन को कितना डीप जाके कवर करना है और यूजी लेवल के पोर्शन को कितना डीप जाके कवर करना है, पीजी लेवल के पोर्शन को कितना डिस्कशन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, ठीक है, और कैसे पढ़ें। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो शेयर करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, ये मैंने बता दिया आपको कि हमें एग्जाम का नेचर समझने में हेल्प मिलती है। और जब तक आप देखो एग्जाम का नेचर नहीं समझोगे ना, तब तक आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। और कोई सवाल है किसी के पास? हाँ सर। हाँ बोलिए सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप टॉपिक जो भी क्लियर करवाएंगे ना, तो उनकी पीडीएफ फाइल वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोगों को? यस 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 यस। तो इसका जवाब ये है कि आजाद, इसका जवाब ये है आजाद कि आप क्या बोलते हैं, जो हम जैसे मैंने अभी किया, जितना भी काम किया आपने देखा, जहां भी मैंने लिखा, जो भी लिखा, ये हम पूरा क्लास वर्क करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। साथ में इसमें जैसे कोई डेफिनेशन है वो मैंने आपको बोल के बता दी, या बहुत सारे रूल्स हैं, अब है ना, वो मैं जैसे ही क्लास हुई उसके बाद में मैं वो उसमें ऐड कर दूंगा और फिर आपके साथ उसका पीडीएफ शेयर करूंगा। मतलब जो भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सारा उसमें होगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं उसको फिनिशिंग और कर दूंगा, है ना, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज वे में ले लेंगे और उसमें और मटेरियल हम लोग ऐड कर देंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, इसका वीडियो भी आपको मिलेगा, जो हम लोग अभी भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको आप लोग जैसे ही मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा वो हम लोग वहां पर देख सकते हैं। मतलब पूरी क्लास को आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और बताओ। हाँ सर, इससे क्या है कि नोट्स और तैयारी में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी हमें। किससे किससे? नोट इससे नोट सर से ना? ये रिकॉर्डिंग वाला जो आप भेजेंगे ना सर, उससे। हाँ नहीं, हम वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑल द क्लास नोट्स विद प्रॉपर फिनिशिंग। प्रॉपर फिनिशिंग का मतलब समझ गए? जैसे यदि मैंने एग्जांपल, हमने 4 सोल्व किए या क्वेश्चन 4 सोल्व किए, तो मैं उसमें कुछ और ऐड कर दूंगा और वो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि केवल क्लास वर्क वाली नहीं करूंगा, वो दैट विल बी शेयर्ड आफ्टर द प्रॉपर फिनिशिंग। उसकी प्रॉपर फिनिशिंग करके शेयर करूंगा। ठीक है, और कोई सवाल? मोर सर की टेस्ट टेस्ट होंगे सर, तो उसके लिए। हाँ सर। तो टेस्ट किस तरह से कराए जा सकते हैं इसकी अभी तक मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी वन मैन आर्मी हूं, आप देख रहे हैं सारा, है ना। तो टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, या तो हम या तो इसका देखो तरीका ये हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर मेरे एंड पे बनाऊं और मैं आपको उसका, जैसे बाकी क्लासेस में होता है कई जगह, कि वो आपको टेस्ट का एक टाइम दे दिया जाए, उसको आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें, अपने घर पे ही उसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें और आंसर्स मुझे भेजें, उसका हम लोग स्कोर निकालें एक। लेकिन उसमें बात वही आ जाती है कि ऑनलाइन वाले में तो आप किसी की नजरों के सामने नहीं हो ना, आप अपनी नजरों के सामने हो। आपको अपने साथ ईमानदार रहना है, आपको अपना ध्यान, मतलब अपने साथ ईमानदार रहना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एकदम बुक से लेकर के आंसर छाप दिए और 100 में से 100 आ गए, सर मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ बोल करके। तो वो बात तो आपको पता है, वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगी, है ना। तो एक तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है टेस्ट का। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है इसके अंदर, काफी सारे ऑप्शन है ऑनलाइन टेस्ट के, वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बताएं सर, इसके अलावा कोई अलग बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं गारंटी देता हूं, जो भी मटेरियल मैं दूंगा या जो भी मैं बताऊंगा, है ना, उसके अलावा किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज गारंटी। ओके सर। और इसको मैं प्रूव करके भी बताऊंगा आफ्टर द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन जब आपका एग्जाम लग जाएगा ना, उसके बाद। मैं हूं ना प्रूफ। क्या हुआ? कह रहा हूँ सर, मैं हूं ना प्रूफ। हाँ, ये हमारे साथ एक लाइव प्रूफ जुड़े हुए हैं, इन ये पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये पहले पढ़ चुके हैं और क्या बोलते हैं तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या ऐसा नहीं है। आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ये पहले पढ़ चुके हैं और दोबारा आए हैं, इसका मतलब है समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। ओके, यस। और कोई? सर आप हमें साथ में नोट्स लिखाओगे या एक्सप्लेनेशन करोगे? यस यस। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप सभी मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, एडल्ट हैं, ठीक है, मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। ब्लेंडेड मोड का मतलब ये हुआ कि
जरूरी नहीं है कि देखो हमें कोई रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं करना है। मैं यही तो बार बार कहता हूँ कि हमें एग्जाम का नेचर समझना होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें रिटर्न एग्जाम क्लियर नहीं करना है। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ कोई पार्टिसिपेंट, अरे भाई 2-4 लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग आपका जो +2 लेवल का जो सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी का, उसकी 9th यूनिट है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। और उसमें हमें केवल एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, वो ले रहे हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जाहिर सी बात है आप काफी अच्छी तरह से इसको जानते हैं, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। और एरोमेटिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद में हम चलेंगे सीधे इसकी प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो एक बार माइक्रोफोन किसका ऑन है भाई? ये पहली बार हो सकता है हमें दिक्कत आए। माइक्रोफोन अपना बंद रखें प्लीज। ये किसका? यशवंत, अपना माइक्रोफोन बंद कर लो प्लीज। यशवंत, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है, यस। तो एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिसिटी से आप क्या समझते हो, हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। नंबर 1 क्वेश्चंस तो इस तरह के आते हैं कि आप पहचानो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या है। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, आप लोग जानते हो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी है ना, वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1 कंडीशन है आपकी, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, और मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। दूसरी कंडीशंस क्या ले सकते हैं हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है, ईच कार्बन, जो ईच कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम मस्ट हैव, क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन वो ओकेजनली sp हाइब्रिडाइजेशन भी अलाउड है, sp हाइब्रिडाइजेशन ओकेजनली अलाउड है इन सम केसेस, इन सम केसेस। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। और इंपॉर्टेंट ये है, वेयर ईच कार्बन मस्ट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये लो भाई, ये कंडीशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, ये उसमें होना ही चाहिए है ना। तो ये कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो ये है कि आपका तीसरी कंडीशन ये है कि जो डीलोकेलाइजेशन है, ये जो कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो रहा है ना, इसका मीनिंग हम अभी देखेंगे। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, ओके। तो जो मैंने बात कही थी ना, वो वही हो गई, आपने सुन लिया होगा क्या हुआ। ठीक है, तो इसके बाद में जो लास्ट कंडीशन हम लोग ले रहे हैं वो है कि डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन must, delocalization must leads to decrease in electronic energy। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपका जो मॉलिक्यूल है, दैट इज मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होने चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट हैव एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। ठीक है,
इसका मतलब जरा पहचान लो, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया। एक एरोमेटिक कंपाउंड्स के ये कंडीशंस हैं कि आप कैसे पहचानोगे वो एरोमेटिक है कि नहीं है। प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो जैसे बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग आपने देखी, बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे क्या है, हर कार्बन पे आपका एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो बेंजीन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये वो जिसकी हमने बात की थी ना, ईच कार्बन मस्ट हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। ये देखो ये पूरे ये जो सारे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं और यहाँ पर कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये मीनिंग है कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन का, मींस द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी थ्रू आउट द रिंग, मस्ट बी ओवर द कंप्लीट रिंग, है ना। हर कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन, ठीक है। और ये डीलोकेलाइजेशन से क्या होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तभी वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसके एरोमेटिक होने की जो कंडीशन है उसको पहचानेंगे, वो हम पहचानेंगे हकल्स रूल से। किससे पहचानेंगे, ये तो आप लोग जानते ही हो, जरा बताना कोई भी हकल्स रूल क्या होता है, बता सकता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यस, हक्केल रूल आपका ये है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये उसमें होना चाहिए जहां पर n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? अब हकल्स रूल का वो फॉलो करना चाहिए। ये तो हुई एरोमेटिसिटी की कंडीशन की बात, ठीक है, एरोमेटिसिटी की कंडीशन की बात। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इनके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो भी देख लेते हैं, फिर सीधे आते हैं इनके प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये है स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इनके स्पेशल फीचर्स किसके, एरोमेटिक कंपाउंड्स के। नंबर वन हाई रेजोनेंस एनर्जी, हाई रेजोनेंस एनर्जी। ये लो भाई, इनकी रेजोनेंस एनर्जी काफी हाई होती है। एग्जांपल आप लोग बेंजीन का ले सकते हो। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी किसी को पता है क्या, बताना जरा भाई, आजाद। 36 किलो कैलोरी, 36 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, पर मोल। और इसी तरह से एक और कंपाउंड ले सकते हैं, आपका पिरिडीन है। पिरिडीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है आपकी 25 किलो कैलोरी, यूनिट वही है, ठीक है। तो इस तरह से हाई रेजोनेंस एनर्जी उसमें होनी चाहिए। नंबर टू एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इनकी, कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। आप जानते हैं ना कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, उनमें एक मौथ रिपेलिंग स्मेल होती है ना। तो इसी की वजह से हम लोग उनको यूज लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमा, और इसी नाम की वजह से इनका नाम पड़ा है एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। नंबर 3 हम लोग लेते हैं जो इनमें हो जाता है एरोमेटिसिटी की वजह से। देखो क्या क्या हो जाता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अब आपका आ गया डाई मैग्नेटिक रिंग करंट। ये लो, डाई मैग्नेटिक रिंग करंट, एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाई मैग्नेटिक रिंग करंट होता है, यानी कि वो क्या दिखाते हैं, डाइएट्रोपिक नेचर। उनकी नेचर कैसी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव डाइएट्रोपिक नेचर। अब इससे मतलब क्या है, इससे क्या मतलब है, डाइएट्रोपिक नेचर कैसे होती है, इससे मतलब है कि इससे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेफरेंस में, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनको कैसे पहचानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को, वो पहचानते हैं इनके डाईमैग्नेटिक रिंग करंट से, ठीक है। अब आप कहेंगे सर डाईमैग्नेटिक रिंग करंट से कैसे पहचानते हैं, तो उसका एक तरीका है, एनएमआर में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आप जानते हैं ना, डेल्टा से लिखते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, आउटर हाइड्रोजन, उनकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 6 to 8 ppm आती है।
किसके लिए? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे एग्जांपल हमने लिया बेंजीन, है ना। और अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड से जो कार्बन है अटैच्ड है, उससे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। सेम सिचुएशन एल्कीन में भी होती है। एल्कीन में भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है, लेकिन वहां पर डेल्टा की वैल्यू होती है 4 to 6 ppm। इट मींस बेंजीन में हाइड्रोजन की डीसेल्डिंग हो जाती है, उसकी डेल्टा वैल्यू बढ़ जाती है। सेम हाइड्रोजन यदि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन से अटैच है तो उसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द अनसैचुरेटेड कार्बन। ये भी अनसैचुरेटेड है ना एल्कीन का, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का है, ठीक है। ये डाईमैग्नेटिक रिंग करंट की वजह से होता है, इसको बोलते हैं डाइएट्रोपिक नेचर। अब डाईमैग्नेटिक रिंग करंट कैसे काम करता है, ये डीशेल्डिंग कैसे हुई, इसको समझाता हूं आपको। ये देखो, ये हमारे पास, चलो बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में ये हमने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मैंने बना दिए, बाकी हाइड्रोजन तो आप जानते ही हो, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है, ये आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है। जैसे ही आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे, एनएमआर आपको याद आ गई होगी, एनएमआर में हम लोग कंपाउंड पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, वैसे ही ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होने लग जाएगा, सर्कुलेशन, ठीक है। इनका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर्कुलेशन जैसे ही इसका स्टार्ट होगा, वैसे ही एक रिंग करंट जनरेट होगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम बची है, इसको उठा करके हम ले जाते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ओके, ठीक है। तो ये आ गया आपका डाईमैग्नेटिक रिंग करंट। यस, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होगा, उसकी वजह से ध्यान से देखना जरा, एक रिंग करंट यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डाईमैग्नेटिक रिंग करंट या फिर इंड्यूस्ड रिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की खास बात होती है। ये किस तरह से होता है, ये देख लो। ये, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, ये देखो, जहां से मैं कर्सर से ड्रॉ कर रहा हूं, कर्सर को देखिए जरा, ये देखो, इसकी डायरेक्शन जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन के साथ सेम होती है, ये देखो, ठीक है। यहां पर भी इसी तरह से आएगा, ये देखो, ये डाईमैग्नेटिक रिंग करंट है, ठीक है। ये डाईमैग्नेटिक रिंग करंट है, इंड्यूस्ड रिंग करंट है। उसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ना, उसकी डीशेल्डिंग हो गई, ये देख लो, उसकी डीशेल्डिंग हो गई। डीशेल्डिंग का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे अप्लाई हो ही रहा है, साथ में ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट है, इंड्यूस्ड रिंग करंट है, ये भी इस पे अप्लाई हो रहा है। इसलिए इसकी जो पीक आनी चाहिए थी, जो एल्कीन में आ रही है 4 to 6 ppm पर, ठीक है, वो अब चली गई कहां पर, ये इस पे नहीं आ रही है, ये आ रही है 6 to 8 ppm पर, डीशील्डिंग की वजह से। तो ये जो डीशील्डिंग है एरोमेटिक रिंग के आउटर हाइड्रोजन्स की, लिख लो जरा इसको, एरोमेटिक रिंग के आउटर हाइड्रोजन की जो डीशील्डिंग हुई है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से है, इंड्यूस्ड रिंग करंट की वजह से है। और इंड्यूस्ड रिंग करंट ये बताता है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की खास बात होती है कि उनमें क्या होता है, बताना जरा, बताएगा कोई मुझे। ये एनएमआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, रिंग करंट, दे पजेस रिंग करंट, उनमें रिंग करंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इतनी बात हुई, ओके। अब हम आगे चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी देख लेते हैं। कितना हो गया था भाई, आप लोग लिखते जा रहे हो क्या, 3 नंबर हो गया ना, ओके, यस। 4 नंबर में आ जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगला कॉमन फीचर है। मोस्ट ऑफ इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये इनकी कौन सी रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ओके। तो आप में से किसी को डाईमैग्नेटिक रिंग करंट समझ में आया, कोई बताएगा मुझे। क्योंकि हमें एक चैट में क्वेश्चन मिला है कि डाईमैग्नेटिक रिंग करंट कैसे हुआ बोल करके। डाईमैग्नेटिक रिंग करंट बेसिकली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता है ना,
ठीक है, उसकी वजह से रिंग में क्रिएट होता है। और वो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन सेम होती है। इसकी वजह से जो पीक की डेल्टा वैल्यू कम होनी चाहिए थी 4 to 6, जो एल्कीन में है वो बढ़ गई और बेंजीन में हो गई 6 to 8। ठीक है, और सारे एरोमेटिक कंपाउंड में यही होती है। और इसमें इफेक्ट कौन से होते हैं? केवल आउटर हाइड्रोजन। बहुत सारे एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें इनर हाइड्रोजन भी होते हैं, वो इससे इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी हुई एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी ये शो करते हैं। इसके अलावा और भी कई हैं, वो हम एग्जांपल आएंगे तब हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, यस। तो ये हो गया हाई रेजोनेंस एनर्जी, डायमैग्नेटिक रिंग करंट। यस, इतने में आपको कुछ भी पूछना है तो बताइए, क्योंकि हम सीधे एग्जांपल पे आएंगे। बताइए। इतने में आपको किसी को भी कुछ भी पूछना है तो बता सकता है। आगे चल सकते हैं क्या? बताइए। ये एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मतलब एन का मतलब जो एरोमेटिसिटी में एन है उसका मतलब आप 0, 1, 2, 3 किस बेस पे रख रहे हो? एन का मतलब 0, ये किस बेस पे रख रहे हैं? देखो इसमें स्टोरी ये है, इसमें स्टोरी ये है कि ये जो एरोमेटिसिटी डिसाइड हुई, ठीक है, तब एक थ्योरेटिकली अज्यूम्पशन आया। थ्योरेटिकली देखो सारा गेम किसका है? एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का है। एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी जो एक्सपेक्टेड थी, जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा निकली। ठीक है, तो इसका रीजन फिर ढूंढा गया कि इनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिसिटी का। ओके, अब एरोमेटिसिटी बोल के एक तो कैरेक्टरिस्टिक होता नहीं है कोई, तो इन्होंने क्या हुआ, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया जो इन कंपाउंड्स में अलग थे बाकियों से। ठीक है ना? अब उसको थ्योरेटिकल अज्यूम्पशन कैसे हो, थ्योरेटिकली कैसे पता चले, तो इसके लिए हकल ने अपना रूल दिया स्टडी करके। स्टडी मतलब मैक्सिमम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टडी की, उसमें पता चला कि ये चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? कि सब में पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है और उस पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इतने सारे एरोमेटिक कंपाउंड में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। उसके बेसिस पे उन्होंने ये दिया कि भाई हर एरोमेटिक कंपाउंड में ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन का सेट मिल रहा है। ठीक है, और जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3। ये कैसे हुआ? जैसे बेंजीन है, बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन 6। बॉन्ड है सर, बॉन्ड है वो 3 तो। ठीक है ना? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन आंसर कब आएगा? जब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो बेंजीन के लिए n की वैल्यू हो गई 2। सर n आएगी। हाँ, 1 जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही 4n+2 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से है। और किसी को कुछ पूछना है या आगे चलें? ओके, तो n की वैल्यू देखो आप लोग रखते जाओ। अब आपने n की वैल्यू से शुरुआत कर दी है तो इसी को आप लोग रखते जाओ। सबसे पहले ले लेते हैं n की वैल्यू 0। n की वैल्यू 0 होगी तो 4n+2 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताना जरा? 2 पाई सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देख लेते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो देख लेते हैं। आप मुझे फटाफट बताएंगे ये जो कंपाउंड मैं लिख रहा हूं ये एरोमेटिक है या नहीं है? बताइए। यस सर है। ये एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें, अब इसमें देख लो जरा, इसमें क्या क्या है। इसमें आपके ये जो अभी आपने बात की ना, n की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, तो अब इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है? ये जो जहां पर प्लस लगा हुआ है ना, ठीक है, जहां पर प्लस लगा हुआ है उस कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए तो रिंग तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन तो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इस कार्बन का जिसके ऊपर प्लस है उस पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही है। ओके, तो ये पूरी शर्तों को फॉलो करता है। कौन सी? प्लेनर है, ठीक है, और क्या है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वो भी है, और क्या है यहाँ पर? एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वो भी है, साइक्लिक ये है।
ठीक है। तो इस तरह से जो भी पैरामीटर थे उनको ये कंप्लीट कर रहा है। और लास्ट वाला है कि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, मतलब पूरी रिंग पे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है ना। तो ये वाला जो फीचर है कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब 2-3 टर्म है, देखो उनको समझ लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले है एरोमेटिक, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। अगली है एंटी एरोमेटिक, इनको आप लोग लिखते चले जाइए। और उसके बाद है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब आप जान चुके हो, एरोमेटिक का आप लोग मतलब जान चुके हो, आपका प्लेनर होना चाहिए, आपका साइक्लिक होना चाहिए, और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, ठीक है, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर लिया है, इनका माइक्रोफोन बंद करना पड़ेगा। ये 1-2 दिन ये प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी मच फ्रेंडली विद द जूम। ओके, थोड़ा क्या हुआ? ये प्लेनर को एक्सप्लेन, ये प्लेनर जो है ना, हाँ हाँ तो एक्सप्लेन करेंगे सर थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेनर मतलब ये इसका करेक्टर है ना, इसको एक्सप्लेन कर देंगे सर आपको एग्जांपल देके। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। आप इसको याद रखिए, अभी करेंगे हम लोग। एक बार ये तीनों टर्म ले लेते हैं, ठीक है। एरोमेटिक आपने देख लिया, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2, उसमें क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गई एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक क्या है ये जरा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी एरोमेटिक में भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये लो, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो फिर ये एंटी एरोमेटिक कैसे हुए? ये इसलिए एंटी एरोमेटिक हुए क्योंकि इसमें 4n सिस्टम होता है। अब 4n सिस्टम में हुआ क्या, ये देख लो जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4n सिस्टम में क्या हुआ, और एंटी एरोमेटिक में और एरोमेटिक में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो डिलोकलाइजेशन है दैट लीड्स टू एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में डिलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक में वो जो डिलोकलाइजेशन है उसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इंस्टेबिलिटी आती है। ये बेसिक डिफरेंस है किसका, एंटी एरोमेटिक का और एरोमेटिक का, है ना। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक में डिलोकलाइजेशन की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, यानी कि अस्थायित्व आता है। और एरोमेटिक में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। ये डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक में और एरोमेटिक में, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक वो हो गए जो न तो एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहे हैं और न एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो सारे के सारे हो गए नॉन एरोमेटिक। अब ये तो हुई एक बात। अभी इन्होंने बात की थी प्लेनर को किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्लेनर का मतलब ये हो गया, देखिए प्लेनर का मतलब मैं आपको बता दूं, प्लेनर का मतलब क्या है। प्लेनर का मतलब है, हमने अभी अभी एक बात की है, चलो प्लेनर का मतलब वैसे ही ले लेते हैं, ये बेंजीन का एग्जांपल लेकर के। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 कार्बन की रिंग है और हर कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना। और वो कहां है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। और प्लेनर से मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो 6 कार्बन है, जहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6, ये सब के सब एक ही प्लेन में है, इन द सेम प्लेन। बात समझ में आई आपको, ये सेम प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेनर होने से मतलब ये है। अब आप कहेंगे ये सेम प्लेन में कैसे है, तो वो इसलिए है क्योंकि बेंजीन में ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो सेंटर में जो कार्बन होता है जिसकी 3 वैलेंसीज होती है, एंगल उसका 120 होता है, बॉन्ड एंगल। और ये जो तीनों है, जैसे सेंटर में मैंने बी रखा और इससे जुड़े हुए हैं तीनों ए, तो ये चारों एटम एक ही प्लेन में है। प्लेनर होने से मतलब ये है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से मतलब ये है। इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर आती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेनर ट्राइगोनल, क्योंकि यहाँ पर चारों एटम एक ही प्लेन में, ठीक है।
तो आजाद प्लेनर होने से मतलब समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तीनों टर्म का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोग लगाएंगे इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, बताना जरा। ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक। यस, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप लिखेंगे। सबसे पहले एरोमेटिक, फिर आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक बेचारे क्यों इनस्टेबल हो गए? इनमें एंटी एरोमेटिक में और एरोमेटिक का डिफरेंस आप sp3 और नॉन प्लेनर। sp3 इसका रीजन नहीं है, sp3 इसका रीजन नहीं है, हम अभी देखेंगे। नॉन प्लेनर भी इसका रीजन नहीं है। आप देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना। एक तो बात नॉन डिलोकलाइजेशन, मैं बता रहा हूं, एक बार बात होते ही आप अपना माइक्रोफोन एक बार बंद रखिए, है ना। बात हो जाए आप बंद कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, आपने काफी सारे ऑप्शन बता दिए, वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब आप सुन तो रहे हैं। ओके, अब मैं आपको वापस बता दूं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस। आप लोग इसको लिख लो। प्लेनर, दोनों प्लेनर होते हैं, ये डिफरेंस नहीं है। दोनों ही साइक्लिक होते हैं, ये भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, ये भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हकल्स रूल का है। हकल्स रूल फॉलो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन इनकी रिंग होती है, ठीक है। और ये पहला डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस है 4n+2 पाई सिस्टम और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, एंटी एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन की वजह से अस्थायित्व आता है, इंस्टेबिलिटी आती है, और एरोमेटिक में कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कैसे प्रूव हुआ मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक तो आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है ना, और एक आपका साइक्लो ब्यूटाडाइइन है, ये लो, ये है। इसमें से बताओ, ये तो एरोमेटिक हो गया, पूरी दुनिया जानती है। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ भाई? ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये प्लेनर है, साइक्लिक है ना, इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। देख लो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल कार्बन जस्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब कंप्लीट यहाँ पर क्या है, डिलोकलाइजेशन भी है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है यहाँ पर जो हकल्स रूल है वो नहीं है, ये है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये देखो, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये थ्योरेटिकली लोगों ने क्या हुआ, ऑब्जर्व किया कि भाई स्टेबल कौन से नहीं है, जिनमें 4n है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है। और जिनमें 4n+2 पाई सिस्टम है वो स्टेबल है। तो ये ऑब्जर्व किया गया, इसलिए 4n+2 पाई सिस्टम होने से क्या हुआ, ये हुआ कि यहां पर डीलोकलाइजेशन लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीलोकलाइजेशन आप लोग लिख सकते हो, डीलोकलाइजेशन, इसको आप लोग लिख लो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ये लो भाई, अस्थायित्व बनाता है ये जो आपका क्या बोलते हैं डीलोकलाइजेशन है, दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है। इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंटी एरोमेटिक का और एरोमेटिक का, ठीक है। तो ये तीनों टर्म है और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और अब मेरे ख्याल से आपको एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होने का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे काफी सारी बातें हैं, देखो, है ना, काफी सारी चीजें इसमें क्रिएट हो जाती है। अब हम एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं, आपको एग्जांपल थोड़े से मेरे साथ सोल्व करते जाने होंगे, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोगों को सोल्व करते जाने हैं, ठीक है। एग्जांपल सबसे पहले हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। अभी हमने जो कुछ एग्जाम्पल लिए थे, नंबर 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फटाफट मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। इसका बताना जरा, ये क्या है भाई, बताओ, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, बताओ। एरोमेटिक है सर। ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक क्यों है, किसी को डाउट है क्या, बताना जरा, किसी को इसमें डाउट है, बोलो।
किसी को डाउट नहीं है? यस। ओके, नहीं यस मतलब क्या है या नहीं है? डाउट है सर। डाउट है, डाउट है। तो इसमें इस तरह से है, मैं आपको बता देता हूं, ये डाउट होना चाहिए। देखो नहीं बोलोगे तो मारे जाओगे, है ना? कौन मारेगा? सिर्फ आरपीएससी। आरपीएससी शूट कर लेगा आपको और आपको भीड़ से अलग कर देगा कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा रोल नंबर रिजल्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, जो भी पूछना है खुल के पूछना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कैसे एरोमेटिक है इसको देख लो। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना, उसका उसमें डाइपोल्स होता है। डाइपोल्स कैसे होता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है और स्ट्रक्चर हो जाती है ये। यहाँ पर आपका माइनस आ गया ऑक्सीजन पे, यहाँ आपका प्लस आ गया। ये किसका फीचर है बताना जरा, किसका फीचर है ये? कार्बोनिल का। कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का फीचर है। ओके, यही फीचर हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसमें हो क्या जाएगा? हो क्या जाएगा जरा देखना, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये देखो हो गया ना, ये हमने क्या किया, सेम ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। ओके, अब ये आपका आ गया स्ट्रक्चर। अब बताना जरा ये वो है एरोमेटिक है कि नहीं है? ये तो सेम वैसी ही हो गई ना जैसी हमने अभी बनाई थी, ये लो ऐसी हो गई ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें क्या है जरा देख लो, मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके आपको बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लेनर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? अब लेकिन प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह से है क्योंकि ये जो यहाँ कार्बोकेटाइन है ना, ये तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और कार्बोनिल वाले में भी आप जानते हो, कार्बोनिल में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका है। मतलब सारे कार्बन एक ही प्लेन में है, प्लेनर है। साइक्लिक आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपका जो ये रिंग है ना, रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर है वहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, ये आप भी जानते हैं। डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहां भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वैकेंट है। तो अब इस पूरी रिंग में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, जहां मैंने 1 और 2 लिखा है उन कार्बन पे, जहां 3 लिखा है उस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो वैकेंट है। तो इस तरह से ये तीनों जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, डिलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और इस तरह से इस रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन क्रिएट हो गया और ये रिंग हो गई एरोमेटिक। और इसका नाम कोई बता सकता है क्या? नाम कोई बता सकता है? इसका नाम है साइक्लो प्रोपेनाइल कैटायन। यस, इसका नाम है साइक्लो प्रोपेनाइल कैटायन। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 मेंबर्ड जो 3 मेंबर्ड रिंग थी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, अब हम एक ओवरऑल थोड़ा सा इसको स्पीड करेंगे टॉपिक को, और मैं आपके सामने काफी सारे एग्जांपल लिखता जा रहा हूं, आप मुझे बताते जाएंगे। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, बड़ा ही अच्छा है। एक तो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है, आप जरा देखते जाइए, कॉपी में बनाते जाइए। एक मैंने लिखा है ये, ठीक है, और एक मैंने लिखा है ये। इसको थोड़ा सा हम इधर लेते हैं, यहां पर और यहां पर। ये लो भाई, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा फर्स्ट एंटी एंडोमेर। फर्स्ट वाला आपने बताया एंटी एरोमेटिक, सेकंड वाला नॉन एरोमेटिक, सेकंड वाला नॉन एरोमेटिक है, और थर्ड वाला आपका एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लो, ये तो आपको पता चल गया, ये आपका 4n पाई सिस्टम है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। माइक्रोफोन बंद कर लो भाई, किसी का चालू है तो। और ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख लो कैसे है, समझ लो इस चीज को। 1 2 3 और 4 कार्बन जहां मैंने लिखे हैं वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर सबके ऊपर एक एक
अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है 5th नंबर का, लेकिन इसके ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पूरी रिंग के ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना, जहां भी नेगेटिव चार्ज आपने देखा है वहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखोगे वहां आपको 0 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, ये एक कार्बन sp3 आ गया। जब भी रिंग में कोई भी कार्बन sp3 हो, वो कंपाउंड कभी भी एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, वो कभी नहीं हो सकता। ये तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब का, ये इस तरह से है। और यस, अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, एनुलिन्स के एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल आपने नहीं लिखा हो तो हम इसको यहीं रखते हैं। एनुलिन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कुछ स्पेशल एग्जाम्पल लेकर के आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे। एनुलिन्स, यस, एनुलिन्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है क्या? बताइए, एनुलिन्स क्या होते हैं? बता सकता है कोई? ओके, तो एनुलिन्स लिख लो, क्या होते हैं? CnHn, ये एनुलिन्स का फॉर्मूला है। और ये एनुलिन्स का फॉर्मूला होता है जनरली। और एनुलिन्स में क्या, एनुलिन्स को हम लोग लिखते कैसे हैं? मोनोसाइक्लिक पॉलीइंस होते हैं ये, मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीइंस आप इनको लिख सकते हो, कंजुगेटेड पॉलीइंस। ठीक है, एनुलिन्स। अब एनुलिन्स होते क्या हैं वो देख लो जरा। एनुलिन्स किनको बोलते हैं? मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड पॉलीइंस। ये तो बेंजीन भी होता है। ठीक है, तो बेंजीन हुआ, ये बेंजीन है। अब ये जो एनुलिन्स है इनको नाम क्या लिखते हैं? इनको हम लोग नाम दे सकते हैं, इसमें जितने आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे इनको नाम दे सकते हैं, जितने हाइड्रोजन है उनके बेसिस पे नाम दे सकते हैं, है ना। तो वो एक ही है, इसमें 6 है हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया 6 एनुलिन। क्या हो गया? 6 एनुलिन, ये बेंजीन का है। ओके, अब इसके आगे एक 8 एनुलिन भी है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, उसका हम अलग से एग्जांपल देखेंगे, है ना। उसके बाद में हम लोग लेते हैं एनुलिन 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये लो एनुलिन 10 ले लेते हैं। आप लोग फटाफट बनाओ किस तरह से होगा ये। यस, ये लो, ये एनुलिन आपका 10 है। किस तरह से बॉन्ड्स होंगे? इस तरह से होंगे, ये लो। ठीक है, अब इसमें सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। देखो, ये जहां जहां भी कार्बन है वहां सब जगह एक एक हाइड्रोजन है। और अभी देखते हैं ये कितने हाइड्रोजन हो गए। ये मेरे ख्याल से आपके 8 हाइड्रोजन्स हो गए हैं। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन कहाँ है? एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये जो इनर हाइड्रोजन है, ये देखो, ये इनर हाइड्रोजन है ना, ये ट्रांसपोजिशन में है। ये ट्रांसपोजिशन में होने की वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गई। नॉन प्लेनर। अच्छा, इनका नंबरिंग क्या देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो नॉन प्लेनर हाइड्रोजन्स कौन से हो गए? नॉन प्लेनर हाइड्रोजन 1 and 6, ये नॉन प्लेनर हाइड्रोजन्स है। उसकी वजह से क्या हुआ? स्ट्रक्चर क्या है? नॉन प्लेनर है ना। ये ट्रांस हाइड्रोजन है, 1 and 6 हाइड्रोजन्स आर ट्रांस, ये ट्रांस है। ठीक है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गई? नॉन प्लेनर, है ना। ये हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं है, ये दोनों के दोनों, तो स्ट्रक्चर हो गई नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होते ही ये आपकी क्या हो गई? ये होनी चाहिए थी क्या? एरोमेटिक। ये आपका 10 एनुलिन है, 10 एनुलिन है, ये एरोमेटिक होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में अलाउड है? बताना जरा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं। जब आपकी n की वैल्यू 2 होगी तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 10 हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, हकल्स रूल में बहुत सिंपल सी बात है, आप 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर आपका 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर 22 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिस्टम एरोमेटिक होगा एज पर हकल्स रूल, एज पर हकल्स रूल। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब ये हकल्स रूल को तो फॉलो कर रहा है 10 एनुलिन,
लेकिन ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर होना जरूरी था, हकल्स रूल को फॉलो करना ही केवल सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से अब आप यहां पर मैं आपको वैसे ही क्लियरली बता दूं कि 14, 18 और 22 ये वाले जो एनुलिन है, कौन से, एक तो 14, एक कौन सा 18 और एक कौन सा 22 एनुलिन्स, ये क्या है, एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक एनुलिन्स है सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना। केवल 10 नहीं है, इसलिए मैंने आपको 10 को डिस्क्राइब किया है। 10 नहीं है, 10 क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो 10 है वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि 1 और 6 जो हाइड्रोजन है वो कौन सी पोजीशन में है, ट्रांस पोजीशन में है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे लेते हैं इसको, है ना। और ये सारे के सारे नोट्स आपको एज ए पीडीएफ में भी आपको मिलेंगे, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। ठीक है, अब जो आगे बात करते हैं, इसके अलावा जो भी एनुलिन मिलता है वो आपका एंटी एरोमेटिक, वो 4n पाई सिस्टम है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, 4n+2 है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ और कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, बहुत ही स्पेशल कंपाउंड्स हैं वो, है ना। जरा आप मुझे बताइए, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो एरोमेटिक है या नहीं है, ये बताइए, फटाफट बताइए, एरोमेटिक है कि नहीं है, जल्दी से बताइए। एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, क्योंकि ये स्पेशल एग्जांपल है ट्रोपोन, ट्रोपोन, और ये भी वैसे ही होगा, इसका भी हाल वही होगा जो हमने जो सी डबल बॉन्ड ओ वाले केस में देखा था, इसका हाल वही होगा। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये यहाँ पर रिंग आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही ये आयन देखेंगे जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आयन देखेंगे, इसका नाम मुझे कोई बता सकता है क्या, ये 7 मेंबर्ड आयन है, इसका नाम क्या है। ये इसमें कार्बन तो 7 है, कार्बन कितने हैं 7, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 6 ही है, और प्लेनर है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, एरोमेटिक है, बहुत फेमस कैटायन है। फटाफट बता दो मुझे इसका नाम क्या है। इसका नाम सुना है कि, यस, ट्रोपिलियम कैटायन। कौन सा है, ट्रोपिलियम कैटायन। और वैसे इसका नाम क्या हो गया, वैसा नाम भी आ सकता है, बताना जरा। साइक्लो, साइक्लो तो ये है ही है, कितने कार्बन है 7, तो ये हो गया हेप्टा, है ना। और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है हेप्टा, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये आ गया ट्राई हेप्टा ट्राई इनिल कैटायन, ये लो। ठीक है, साइक्लो हेप्टा ट्राई इनिल कैटायन। ठीक है, ये काफी ज्यादा फेमस है, ट्रोपिलियम कैटायन। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, काफी सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, आप भी क्या याद करेंगे, वो एग्जाम्पल आपने जरूर देखा हुआ होगा। यस, इसको देखा हुआ है क्या, जरा बताना फटाफट। एजुलिन। यस, ये आपका एजुलिन है। ठीक है, ये आपका एजुलिन है। डबल बॉन्ड्स की पोजीशन इसमें इस तरह से नहीं आएगी, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ छोड़ करके यहाँ, यहाँ छोड़ करके यहाँ, यहाँ छोड़ करके यहाँ, यहाँ छोड़ करके यहाँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एजुलिन है ना। अब एजुलिन जो है, एजुलिन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हो गया एजुलिन, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में हम एक स्पेशल एग्जांपल है वो भी हम लोग लेंगे। ठीक है, एक स्पेशल एग्जांपल है वो हम लोग लेकर के फटाफट हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, ओके, तो अब इसमें देख लो भाई, इसमें क्या हो गया, इसमें ये जो रिंग है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, और ये जो रिंग है वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। एक्चुअल में इसमें होगा क्या, यहाँ से यहाँ जैसे इसमें कंजुगेशन होगा ना, तो यहाँ ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग बन जाएगी, और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग बन जाएगी, दोनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग बन जाएगी, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। और ये एजुलिन बहुत ही ज्यादा फेमस कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड एजुलिन। ठीक है, अब एक बार हम फटाफट एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हम लोग इतने ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन लेते हैं हम लोग, है ना। आपके सामने कुछ कुछ आ गया है, इसमें हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। यस, ओके, ये हमने देखा, अभी आपने देखा यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है एजुलिन 10, वो नॉन एरोमेटिक है।
ठीक है। ये 14 और 18 ये एरोमेटिक है, ठीक है, 14 और 18 एरोमेटिक है एंड एनुलिन्स, ठीक है, और भी काफी है। ये देखो जरा एजुलिन की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, एजुलिन, हेप्टालिन और पेंटालिन। तो इसमें एजुलिन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो एजुलिन है वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको हम सीधा ले जाते हैं हमारे नोट्स में, ये लो, ठीक है। और अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट हम उसको देखते हैं। उसके अलावा एरोमेटिसिटी में देखो काफी सारा नॉलेज बचा है अभी, है ना। एक क्लास में हम इसको खत्म नहीं कर पाए क्योंकि क्या बोलते हैं, शुरू में हमने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे ही चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। आरपीएससी के एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे फटाफट उनका जवाब देते चले जाएंगे। यस, ये क्वेश्चन एसीएफ में आया हुआ है। एसीएफ का एग्जाम आप जानते हैं ना, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम जो अभी अभी हुआ है, 2020 में हुआ है या कब हुआ, 21 में, यस, उसमें आया है 24 नंबर क्वेश्चन। इसका बताइए फटाफट, कौन नहीं होगा एरोमेटिक? कौन एरोमेटिक नहीं? थर्ड वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कंटिन्यूअस जो कंजुगेशन होता है, कंप्लीट कंजुगेशन, वो टूट जाएगा। ये इसमें एरोमेटिक नहीं है, इसका आंसर है 3। किसी को भी डाउट है तो बताओ भाई, किसी को भी? यस, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जहां पे मैंने लिखा है 25। यस, ये तो कोई बात ही नहीं है। एंथ्रासीन तो आप जानते हैं ना, एंथ्रासीन तो आप जानते ही हैं। ये एंथ्रासीन है क्या? जरा मैंने ड्रॉ किया, बताना जरा। ये तो एंथ्रासीन नहीं है, ये तो नेफ्थलीन है, ठीक है। एंथ्रासीन हो गया आपका 3 बेंजीन रिंग वाला, एक रिंग हो जाए। फिनेंथ्रीन पता है क्या किसी को? फिनेंथ्रीन बताना जरा। वो बेंजीन रिंग के ऊपर एक बेंजीन यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपका फिनेंथ्रीन है, ये मैंने अभी बनाया। ये तो आपका नेफ्थलीन है। फिनेंथ्रीन बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये तीनों ही एरोमेटिक है, इनसे जरा बच के रहिएगा, इनके नाम में आपको कंफ्यूजन नहीं। उसका कौन सा आएगा भाई आंसर, फटाफट बताना। एंथ्रासीन में तीसरा सर 14 आ जाएगा। एन की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई इसमें 3, ठीक है ना, हकल्स-पाई रूल के अकॉर्डिंग। ये स्कूल लेक्चर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह के काफी एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने थे, लेकिन हमें अभी कर नहीं पाए हैं। इससे पहले मैं चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देता हूं। यहीं पर एक स्पेशल एग्जाम्पल है CO2 का, COT, साइक्लो, लिख लो आप लोग, ओक्टा टेट्राइन, साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। ये स्पेशल एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसको ड्रॉ तो ऐसे करते हैं, ये देखना जरा, आप खुद ही बताएंगे ये क्या है क्या नहीं है, आप खुद ही बताएंगे। ये मैंने अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड रख दिए। अब मुझे फटाफट बताओ ये एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है, क्या है? मैंने लिख दिया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सर, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरो है। क्या हुआ? कब शेप में होती है सर ये? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ हो गई। एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये एंटी एरोमेटिसिटी से बचना चाहता है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने अभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा ना, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक होते हैं, और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये क्या करता है? एंटी एरोमेटिक होने से बचने के लिए ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, और ये प्लेनर नहीं रहता। जैसे ही ये प्लेनर नहीं रहता, अब आप इसको एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर, साइक्लिक और कंप्लीट कंजुगेशन तीनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, और इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है टब शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी। ये इस तरह से टब शेप्ड स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है ना। अब ओके, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है टब शेप्ड। इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, जो बहुत स्पेशल केसेस हैं, कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये टब शेप्ड है, ये साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हो गई नॉन एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, ठीक है। अब बाकी बात बाद में करेंगे। आप मुझे 48 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये आया हुआ है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2012। बताइए, 12 में जो एग्जाम हुआ था, वैकेंसी 11 की थी, उसमें आया हुआ है। ये बताइए फटाफट। बोथ आर नॉन एरोमेटिक, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है। इसका आंसर आपको पता चल गया क्या? किसको डाउट है? फटाफट बता दो मुझे।
कॉन्जुगेशन में नहीं है सर। यस, ये आंसर एकदम सही नहीं है और हम इसको हमारी क्लास वाले उस पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं फटाफट। इसका क्या हालचाल है वो देखते हैं। और कोई आंसर है क्या? कंजुगेशन में नहीं है, एक हमें मिल गया। और कोई रीजन? क्योंकि जब तक आपको रीजन समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं पकड़ पाएंगे इसको। बताओ बताओ भाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर स्टोरी हो क्या रही है। देख लो जरा फटाफट। ये मैंने ये लिया, इसमें मुझे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दो। 6। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कंप्लीटली कंजुगेशन है कि नहीं है? कंप्लीटली कंजुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है, तो आपको ये लगेगा ये एरोमेटिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताना जरा। यस सर, एरोमेटिक होना चाहिए ना, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो उसको बंद रख लो। थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, 1 वीक लगेगा आपको खुद ही ये सारा समझ में आ जाएगा कि हमें माइक्रोफोन कब ऑन रखना है, कब बंद रखना है। ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब आप यहाँ एक ओवरलुक ले लो। 3 डबल बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है कि नहीं है इसका पता हमें इन कार्बन की पोजीशन से चल रहा है। ये कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक वैकेंट पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका मतलब पूरी रिंग पे कंटिन्यूअसली कंजुगेशन है, पूरी रिंग पे कंजुगेशन है। और 8 कार्बन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग छाई हुई है ना। कार्बन 8 है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। कंप्लीट कंजुगेशन है सारे कार्बन में, इसलिए ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए एरोमेटिक, ठीक है। अब सेकंड वाली का हालचाल देखते हैं। सेकंड वाली का हालचाल क्या है? सेकंड वाली में उन्होंने क्या किया? यहीं पे नेगेटिव चार्ज रख दिए। नेगेटिव चार्ज रखने से वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? बताना जरा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां भी इसमें चेक कर लो, कंप्लीट कंजुगेशन है। एक भी कार्बन बीच में ऐसा नहीं है जिसपे sp3 हो, ठीक है। तो ये दोनों ही एरोमेटिक है। आपका जो आंसर आएगा वो है बोथ आर एरोमेटिक। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, बिकॉज बोथ follows Huckel's pi electron rule, Huckel's rule, 4n plus pi electron। ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स की लिस्ट है हमारे पास जो हम आज कवर नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ओके, अब है ना। ओके, अब देख लेते हैं और क्वेश्चन और हैं हमारे पास एग्जाम में आए हुए, ठीक है। और हमारा किसी भी टॉपिक को कवर करने का तरीका हम यही रहेगा। आज हम लोग पूरा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, एरोमेटिसिटी के बारे में, थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंस था। एक्स्ट्रा वाला देख लेते हैं। यस, ये तो हम वहीं आ गए, तो हमें एक्स्ट्रा सीट कहाँ मिलेगी? ये रही। ओके, ये लो भाई, फटाफट बताओ। ये आपका आरपीएससी 2015 में आया हुआ है, फटाफट 2015 में आया हुआ है, बताओ। ये 4th आएगा सर। दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक हिंदी में लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है। ये देख लो, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है, और इमिसिबल विद वाटर, ये भी भाई इमिसिबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन जनरली वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। हाँ, शूटी फ्लेम से बर्न करते हैं, और ये 4th आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4th आएगा। शूटी फ्लेम तो आप जानते हो ना, एक्सपेरिमेंट में आप लोग एरोमेटिक कैसे होता है इसको चेक करते हो आप, है ना, जला करके कि शूटी फ्लेम से है तो एरोमेटिक है, और नहीं तो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन सेट में आया हुआ है, सेट 2014 में, और टेक्निकल एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो गया। 47 फटाफट। थर्ड नॉट एरोमेटिक, थर्ड। वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन टूट गया, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। किसी को डाउट है तो बता देना। नहीं सर, ये तो रिपीट अभी भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, हो गया क्या? ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। नंबर 67, फटाफट बता दो। नंबर 1 नंबर सर, फर्स्ट नंबर 7p ऑर्बिटल और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से है क्या ये? नहीं सर, मतलब 68 का बता दी। अच्छा, 68 का आपने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इन नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बोल करके, हाँ ये आ गया ना यहाँ पर sp3, न यहाँ पर पॉजिटिव है न यहाँ पर नेगेटिव है, ये हो गया। इसको तो आप पहचान रहे हो ना, थायोफिन। ऐसे एग्जांपल हमें कई डिस्कस करने थे, एक्चुअल में हम कर नहीं पाए हैं आज, कोई बात नहीं। तो 67 बता दो फटाफट, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। 67 फटाफट।
ये भाई एरोमेटिक क्यों है? किसी ने कहा ये एरोमेटिक है, क्यों है बताओ? किसी ने कह दिया कि ये एरोमेटिक है, ये क्यों है बताओ? देखो अटक गए ना, ये तो एक्सप्लेन ही करो सर आप। हाँ अटक गए ना आखिर, ठीक है। अब देख लो में तो सिर्फ 3 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, किसमें लेकिन फ्री रेडिकल है कार्बन के ऊपर, हाँ बेंजील हाँ कार्बन। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन आ गया जजमेंट वाला, आपको जजमेंट लेना है। यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी काम आती है, ठीक है। हो सकता है हम लोग आज ये जो एरोमेटिसिटी का टॉपिक है वो पूरा नहीं ले पाएंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये क्यों है भाई? ये एरोमेटिक तो है, इन्होंने बता दिया कि ये जो रेडिकल है ये एरोमेटिक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं रखा इन्होंने ये पूछा है कि ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है तो क्यों आता है, इसके क्या रीजन है? तो इसका रीजन है आपका डी। भाई एक बात बताओ, एरोमेटिसिटी में यहाँ 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। इसमें भी 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। 7p ऑर्बिटल का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। एरोमेटिक ये इसलिए है क्योंकि इसमें 6 तो p ऑर्बिटल है और वो क्या है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एरोमेटिक है। बहुत सिंपल सी बात पूछी है इसने कुछ अलग आपसे पूछा ही नहीं, आप जो जानते हैं वही पूछा है, बस आपको डिसीजन लेना था कि ये इन 7 का क्या रोल है। 7 का तो कोई रोल नहीं है ना यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर जब समझ में आई गई है तो 43 बताओ। ये बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है, ये लो, ये इसको आप जानते हो, पहचानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप जानते हो, पहचानते हो, सारी कहानी है इसकी बेचारे की। ये मिथाइल लिथियम के साथ कौन सा आयन देगा ये बताओ? यही तो क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी का, यही तो मैं बताऊंगा आपको, और मैं बताऊंगा क्या? बताओ, फिर मैं कुछ एग्जांपल और लिखूंगा। समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ डी हमें एक आंसर मिल चुका है। यस सर, ए डी आएगा सर। डी सही है क्या? डी पे बोली फाइनल कर दें? यस सर। यस ओके, तो डी को हमने कर दिया है लॉक और इसको करते हैं चेक। यस, आपका कंपाउंड ये है। अब ये एरोमेटिक कब बनेगा? दो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। या तो ये बनाए कैटायन, ये कैटायन बन गया, या ये बनाए एनायन। ठीक है, ये बनाए क्या? एनायन, ये लो, ठीक है, ये बनाए एनायन। एरोमेटिक कौन सा है फटाफट बता दो, एरोमेटिक कौन सा है? एनायन वाला। एनायन वाला एरोमेटिक है, एनायन वाला एरोमेटिक है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सी सही होगा ना? सी सही होगा, सी सही होगा आपका। ठीक है, आपका सी सही होगा। बात समझ में आई आपको? ये सारा गेम एरोमेटिसिटी का है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, है ना, आप भी क्या याद करोगे। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये सारे एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन हैं। अब जरा देखना, मेरा जो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, एक बहुत अच्छे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। 4 स्पीसीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आप लोगों को सच में ही जान करके अच्छा लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं क्या। और एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक जो टॉपिक है उसका एक नया आयाम आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। ये लो, और फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है। ये लो, और एक इन्होंने बना दिया डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर भी डबल बॉन्ड। इसने पूछा है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, फटाफट बता दो। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट फटाफट बता दो, फटाफट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट सर थर्ड में आएगा। थर्ड में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आएगा? नहीं, ये आंसर नहीं है। और बताओ। सेकंड इसका आंसर है। सेकंड इसका आंसर है, क्यों है वो मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि इस कंपाउंड की टेंडेंसी क्या है? एरोमेटिसिटी गेन करना। तो यहाँ पर होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सीधे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और यहाँ पर अब
ये बन गया ना, दोनों आयन आ गए पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इस स्ट्रक्चर में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये जो आपको रिंग मिलती है ना, इसमें ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की रिंग है और ये एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इस कंपाउंड की टेंडेंसी होती है इसमें कन्वर्ट होना। इस कंपाउंड की टेंडेंसी होती है इसमें कन्वर्ट होना। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा, आपको समझ में आया? और बताऊंगा आपको, ये मैंने आपको ये मैंने पता है क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको पता नहीं चला, ये मैंने डाइपोल एरोमेटिसिटी के साथ डाइपोल मोमेंट का जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और एरोमेटिसिटी के साथ 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, एक तो डाइपोल मोमेंट के और एक एसिडिक बिहेवियर के। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का एक रखा मैंने, अब मैं एक और रखता हूं जो क्वेश्चन फेमस है डाइपोल मोमेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए, उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आप भी क्या याद करोगे, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता। और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इधर इन्होंने रख दिया है 5 कार्बन एटम का रिंग इस तरह से। अब मुझे फटाफट बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, फटाफट बता दो, किस पे टिक करें जल्दी से। एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। अब मुझे फटाफट बता दो इसमें डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा, इट विल शो अ डाइपोल मोमेंट और नॉट। यस सर, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ये डाइपोल मोमेंट शो करेगा। क्यों करेगा, अब आप देख लो जरा कैसे होगा। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होंगे, इस रिंग में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इससे इससे होगा क्या, इससे ये हो गया जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है जरा देख लो, ये 7 मेंबर्ड की रिंग बन गई और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कंजुगेशन आ गया, ये आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें होगा चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। ठीक है, या फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड होकर के ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन की रिंग है और इसमें भी आ गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये हो गया अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। चाहे तो रिंग में पॉजिटिव निगेटिव लिख दो, कोई बात नहीं है, या ये जो मैंने अभी दोबारा लिखा है ना रिंग कार्बन पे पॉजिटिव निगेटिव, वो लिख दो, है ना, कहीं भी लिख दो। कुल मिला के यहाँ पर क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ये रिंग निगेटिव चार्ज है और ये रिंग पॉजिटिव चार्ज है, इसमें अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट है। तो ये कंपाउंड आ चुका है, इसका एक क्वेश्चन आ चुका है डाइपोल मोमेंट का। 3-4 एग्जांपल थे कि इनमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, इसी का है। तो ये मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है डाइपोल मोमेंट का टॉपिक एरोमेटिसिटी के साथ। अब मैं एसिडिक बिहेवियर का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एरोमेटिसिटी के साथ। आपको देख करके लगेगा कि एरोमेटिसिटी का टॉपिक कितना वाइड है। मैंने आपको बताया, है ना, मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट आप डिसीजन लीजिएगा कौन सा क्या है। ये H रखा मैंने और एक मैंने रख दिया ये 7 मेंबर्ड रिंग। आप बना लीजिए, नहीं भी बना पाते हैं कोई बात नहीं, वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। ये दोनों हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करने वाला हूं, ठीक है, जल्दी से हम खत्म करने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन है, आपको बताना है मोस्ट एसिडिक। सेकंड। कैसे भाई, मोस्ट एसिडिक कैसे हुआ ये सर? H+ पे आ गया तो एसिडिक होगा तो नेगेटिव आएगा। हाँ, यस, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव। ये लो, अब बताओ मोस्ट एसिडिक आपने इस सेकंड को बताया है, बताना जरा। चलो देख लेते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये H+ त्याग दिया इसने, ठीक है, H+ त्यागेगा, देखना जरा H+ त्यागेगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, हो गया। तो क्या बना ये, हाँ, इन्होंने बात को पकड़ लिया है, आपका स्ट्रक्चर बन गया ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसमें भी देख लेते हैं इसमें कितना दम है, सेकंड वाले में क्या है वो भी देख लेते हैं। ये यदि एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। इस कार्बन पे आ जाएंगे तो इसको भी हम एनाइन की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ये लो और ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका एनाइन। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए ना, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज एरोमेटिक। सो कभी इसमें गलती मत करना। ये मैंने आपको एसिडिक बिहेवियर का भी टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आप समझ गए हैं एसिडिक बिहेवियर किसका होगा, फर्स्ट का होगा। क्यों?
क्यों फर्स्ट का होगा? क्योंकि ये प्रोटॉन अपना बहुत, हाँ, प्रोटॉन अपना बहुत इजीली लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एरोमेटिक बनेगा, इसलिए हैप्पीली एक प्रोटॉन है वो लूज कर देगा। इसको पता है कि जो एनायन बनेगा वो एरोमेटिक होगा। लेकिन ये जो है सेकंड वाला, ये प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि इसको पता है कि जो बनेगा वो तो मेरे से भी कम स्टेबल है, वो तो एंटी एरोमेटिक है, इसलिए ये ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए ये इसका एसिडिक बिहेवियर नहीं है, किसका? आपके सेकंड ऑप्शन का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अभी अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है एसिडिक बिहेवियर का और डाइपोल मोमेंट का टॉपिक भी, किसके साथ? एरोमेटिसिटी के साथ। तो एरोमेटिसिटी के साथ आपको कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है ये तो देखने को मिल ही सकता है, साथ में आपको परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, और आपको एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एरोमेटिसिटी में देखने को मिल सकते हैं। एनएमआर तक ये जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में है, लेकिन एनएमआर में आपके एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है वो आपके आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके डाईमैग्नेटिक रिंग करंट होता है और इनको बोलते हैं डायट्रोपिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोई है तो हमारे पास फटाफट। यहीं पे हो गए क्या सारे क्वेश्चन? यहीं पे तो थे हम लोग। यस, ये सारे क्वेश्चन हो गए भाई। एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए थे ये काफी सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, टाइम भी काफी हो गया है, आप लोग भी सुनते सुनते मुझे लगता है परेशान हो गए होंगे।